मित्र नमस्कार। In continuation of yesterday, we are now in front of you. कल जो टॉपिक हमने छोड़ा था उसके आगे हम आज फिर शुरू कर रहे हैं। बस बदलाव इतना सा है कि टॉपिक जो कल था उसको हमने चेंज कर दिया है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये टॉपिक मुझे देखकर कि मतलब ऐसा भी जुनून होना चाहिए। भाई ठीक है, आप भाई जब सपना देखना ही है तो ऐसा देखो ना जो पूरा हो तो और भी अच्छा, ना पूरा हो तो कोई बात नहीं, कह सकते हैं कि सपना था। चलिए पहले तो मैं अपने उन्हीं दो अमृत वचन से अपने इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। दैट इज़ राजीव दीक्षित जी के जो शब्द हैं, वो कहते हैं कि हम सब जो भारतीय हैं वो हमारे आराध्य देवता हनुमान जी की तरह हैं। और जैसे कि हनुमान जी को बता दिया गया कि आप में बहुत शक्ति है, तो फिर वो उठ खड़े हुए और ऐसे उठ खड़े हुए कि उन्होंने समुद्र लांघ दिया, इंडिया से श्रीलंका तक कूद गए। तो हम भारतीयों में भी ऐसी शक्ति है। हमको अगर बता दिया जाए कि हमें बहुत शक्ति है तो फिर हम उठ खड़े होंगे, और जब हम उठ खड़े होंगे तो फिर भारत के भ्रष्ट लोग क्या, दुनिया के भ्रष्ट लोग क्या, कोई भी शक्ति हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। मतलब ये शब्द जो है ना, मतलब एक प्रेरणा देते हैं। मुझे तो देते ही हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते हों। तो ये मतलब बड़ा सुखद एहसास है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी फीलिंग गुड है, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, तो आपके अंदर विचार भी अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और पॉजिटिव विचारों का तो कहना ही क्या। तो मित्रों, मैं आपको पहले कल का एक रिमाइंड करवा दूं। कल जैसे मैंने जो वीडियो लिया था कि हम वही कंपनियों के बारे में विचार कर रहे हैं, कानून हमने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने उसमें वक्तव्य दिए हैं। और आप में से भी जिस किसी को भी अच्छा लगता है कि भाई वही कंपनियों के लिए कुछ और भी सजेशंस हो सकते हैं या सुझाव ऐसे जो उसको मजबूत कर सकते हैं, तो आप लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं। लेकिन आपको करना वही होगा जो हम लोग करते हैं कि उन कानूनों को गजट में छपवाने के लिए हर महीने की 5 तारीख को जब एक नागरिक कर्तव्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो यू ऑल मस्ट शुड पार्टिसिपेट इन देम। और आप उसका इंतज़ार भी ना करें तो भी बढ़िया है कि एक छोटा सा जो पोस्ट कार्ड है वो लीजिए, 50 पैसे का आता है, उस पर इस कानून का नाम लिखकर प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेज दीजिए कि साहब ये वो एक जो कानून है ये आप लागू कर दीजिए, गजट में प्रकाशित कर दीजिए। गेट समझौते का ये थोड़ा सा WTO का जो गेट समझौता है उसका थोड़ा सा वायलेशन करेगा, लेकिन वो PM की सिरदर्दी है कि उसको कैसे लागू करेगा, क्योंकि हमारा काम तो उसको आदेश देना है, मानना ना मानना उसके है। जब बहुमत बढ़ेगा तो ही मस्ट रियलाइज़ किए मेरे को इसको लागू करना चाहिए। तो मित्रों, हमने कल वो एक कानून का जो एक ड्राफ्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया था, हालांकि मैं कल काफ़ी फास्ट उसको लेकर गया, तो मैंने इसीलिए आज अपना वीडियो थोड़ा सा टाइम पर शुरू किया है। और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लगभग 9:30 9:25 तक लेकर जाने वाला हूं। तो मेरे को लग रहा है कि उसमें अपना काम हो जाएगा। मैं आपके सामने अपनी बात रख दूंगा और जिनको समझना है वो समझ कर उसको आगे काम शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, वो एक जो कानून है उसका जो पूर्ण मतलब था वो ये था कि वुली ओन्ड इंडियन सिटीजनशिप कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनियों का निर्माण करना जो पूर्णतः भारतीय हों, उनका जो 100% शेयर होल्डिंग है वो केवल और केवल भारतीयों के द्वारा हो, या फिर भारत सरकार के द्वारा उसकी शेयर होल्डिंग 100% हो, या फिर भारत के किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसकी 100% शेयर होल्डिंग हो। क्योंकि देखो, अब समय ऐसा नहीं है कि हमने एक फैक्ट्री लगा ली, हम उसके मालिक हैं 100% और वो चल रही है, ऐसा नहीं है। अब ज़माना आ गया है कि आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न अपनाना ही पड़ेगा, लोगों को या सरकार को उसमें हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। तो आप लोग कहेंगे कि भाई ऐसी कंपनियां तो हैं और उनको PSU के नाम से जानते हैं। PSU माने पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो ठीक बात है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है हमारी। जैसे हम राजस्थान में कहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे JVVNL, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। RRUVPNL, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तो ये निगम है, ठीक है ना। ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंशियल लिमिटेड थी हमारे यहाँ पर, जिसका कि सत्यानाश हो चुका है, माइंड माई लैंग्वेज, लेकिन सत्यानाश हो चुका है।
तो ऐसे ये तो राजस्थान में है। अब इंडिया लेवल पे हम बात करें तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई साहब वो राष्ट्रीय खाद्य निगम है, ये FCI है, और इसके अलावा NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो तरुण जी आपको शायद पता नहीं होगा, ऐसी कंपनियां तो पहले से ही हैं। तो फिर तरुण जी यानी कि मैंने विचार किया है तो सही पहले से, लेकिन उनमें जो हिस्सेदारी है वो अगर चेक करें आप लोग तो FIIs के द्वारा या और भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से खरीद लिया गया है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर मान लीजिए मेरे व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अगर किसी दूसरे के पास है, उसका शेयर पर दूसरा ऑन करता है या वो उसकी हिस्सेदारी रखता है, तो अगर उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसका भी बराबर हिस्सेदारी होगी, यानी कि वो डिविडेंड पे मोटा अमाउंट लेकर जाएगा। तो मेरे देश की जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, PSUs जो हैं, उनमें बहुत सारों में काफ़ी मतलब हमारे यहाँ पर 24% तक FIIs के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। आप RBI की साइट्स पर जाकर इसको देख सकते हैं, और मैंने तो वो पेज भी ओपन किया हुआ है, और मुझे अराउंड मेरे हिसाब से 89 के लगभग जो कंपनियां हैं वो मुझे इसमें दिख रही हैं, जिनमें कि फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 24% तक एक्सेप्ट किया हुआ है, या किसी भी तरीके से उन लोगों ने लगभग 25% की हिस्सेदारी इन कंपनियों की खरीद रखी है। तो अगर 100 रुपये में से 25 रुपये आपके पास में है तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है उसके प्रॉफिट का। चलो यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि शेयर वाली कंपनियाँ हैं, लिस्टेड कंपनियाँ हैं, तो इनके जो शेयर्स हैं उसके दाम ऊपर और नीचे होने पर भी ये लोग खरीद और बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं और पैसे को अपनी जेब में लेकर जाते हैं। तो बस अपनी बात पर आता हूँ कि मेरे दोस्त कहेंगे कि ऐसी कंपनियाँ तो पहले से हैं। तरुण जी वही जो कंपनी है वो बनाने का क्या मतलब है? लेकिन आपने अगर वही कंपनियों का जो कंसेप्ट मैंने आपके सामने कल रखा था, अगर वो देखा हो तो उसमें 3 तरह की शर्तें हम लोगों ने डिस्क्राइब की हुई हैं, और शर्तें क्या एक्चुअली में क्राइटेरिया है, दैट इज़ क्राइटेरिया कि वही कंपनी कैसी होगी। तो मैं एक बार आपके सामने फिर वही कंपनी का एक जो पैटर्न है वो आपके सामने रख देता हूँ कि कोई भी ऐसी कंपनी जो पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली हो, यानी कि उसका 100% जो शेयर है वो भारतीय नागरिकों के पास में होगा, या फिर NRIs के पास में होगा, या फिर भारत सरकार के पास में होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भारत में हमारे 32 स्टेट हैं उनके पास में इसका 100% शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा। तो इस प्रकार की जो भी कंपनी होगी वो एक कंपनी होगी। यानी कि अभी जो 24% तक हमारी जो कंपनीज में पार्टनरशिप खरीद रखी है, या उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो 24% तक विदेशी कंपनियां जो ओन करती हैं, तो ऐसा होने पर हम लोग ये मानते हैं कि वो वही कंपनी की श्रेणी में नहीं आती है। यानी कि वही कंपनी का यूँ आप सीधी कह लीजिए कि हमको दादागिरी करनी है, मैं फिर भी शब्द बिल्कुल सही सोच समझ कर बोल रहा हूँ कि आप सीधा ये मान लीजिए कि हम लोग को दादागिरी करनी है कि हमारी जो भी भारत की कंपनी होगी उसमें 100% यानी कि 1 से लेकर 100% के बीच में कोई भी विदेशी इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से भारत की और भारत के द्वारा ही बनाई जाएगी। तो ये हमारी शर्त है, या इसको आप कह लीजिए कि ये हमारा विचार है, ऐसी हम कंपनी लेकर आने वाले हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि PSU सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी हैं, उनका विनिवेश भी हो रहा है। अभी एक करके लगभग सारी कंपनियों का विनिवेश किया जा रहा है। जो भी हमारी करंट गवर्नमेंट है और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 3 बड़े बैंक्स थे, दैट इज़ करंटली उनके नाम जो हैं ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक, ये तीनों जिन कंपनियों से बनकर आए हैं वो पहले पूर्णतया गवर्नमेंट और ओन्ड कंपनियां थी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो आज HDFC है, पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी थी, जिसका 100% जो पैटर्न है वो शेयर पैटर्न तो था वो भारत सरकार के पास में था। कुछ इसमें बैंक्स का निवेश था या अलग निवेश था वो अलग बात है। उसके अलावा ICICI जो ये है
बैंक है वो भी पूर्णतः भारतीय था, इसका थोड़ा भी नाम में मुझे कन्फ्यूज़न है। इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI 64 करके जो एक ट्रस्ट था, जिसको बाद में एक्सिस बैंक में बदल दिया गया, ये पूर्ण रूप से भारतीय था। अब ये विनिवेशित हो गए और इनकी जो कंपनी की जो साइज़ है वो इतनी बड़ी हो गई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज शायद HDFC का अगर आप शेयर का जो बात करें तो बहुत महंगा शेयर वो है। ICICI का आप देखें तो काफ़ी महंगा इसका शेयर है। यानी कि विनिवेश कर देने के बाद में पब्लिक को ये छूट मिल गई, लोगों को ये छूट मिल गई कि आप भी इसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो पब्लिक के साथ साथ में एक ये छूट और लोगों को भी मिली, वो थे FIIs या FDIs, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो बैंक हो सकते हैं, चाहे विदेशी कंपनियां हो सकती हैं, वो लोग भी भारत में पैसा लगाकर भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद लेती हैं। तो मैं जैसा कि आपसे बात कर रहा था कि ये तो कंपनियां पहले से ही हैं, तो हमको इसको बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हमारी एक जो शर्त थी पहले से कि 100% जो ऑनरशिप है वो केवल और केवल भारतीय कंपनियों में इंडियंस की होनी चाहिए। तो जो भी कंपनियां अभी वर्तमान में लिस्टेड हैं, तो उनकी सबसे बड़ी जो डिफिशिएंसी आप कह सकते हैं, या आप उसको कह लीजिए कि कमी मान लीजिए, जो वो एक कंपनी नहीं है, वो ये है कि उनकी कुछ ना कुछ पार्टनरशिप फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बाहर के लोगों को उसके पार्टनरशिप मिली हुई है। मैं NRIs की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो किसी भी भारतीय कंपनी में अपना शेयर ले सकते हैं। लेकिन जब भी बात आती है विदेशी फर्मों की, विदेशी सरकारों की, विदेशी कंपनियों की, तो फिर वो एक कंपनी कहने लायक नहीं होती है। तो अभी जितने भी हमारी निगम्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसी श्रेणी में हैं। वो विनिवेशित तो हैं, मतलब वो पब्लिक में शेयर होल्डिंग पैटर्न के थ्रू पब्लिक में अपनी जगह बना चुकी हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास में है, फॉरेन जो कंपनीज हैं उनके पास में। तो वो एक कंपनी होने की शर्त पूरी नहीं करती हैं। तो हमको उनको वो एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उनकी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में जो उनकी पार्टनरशिप उन्होंने ले रखी है, उसको कैसे भी करके धीरे धीरे करके या तो रिमूव किया जाएगा। और अगर हम रिमूव नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या करें कि उस चीज़ को डाइल्यूट करना शुरू कर दें। मतलब ये एक सही शब्द होगा, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करने मतलब क्या है कि जो उसके जो शेयर्स हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास में, या तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे बोली लगवा कर वापस खरीद ले, ठीक है, या फिर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जाए, ऐसा नियम बना दिए जाएं जो कि वो एक जो हमारी कंपनियों का जो ड्राफ्ट है उसमें मेंशन है, तो उनको वापस वो शेयर्स जो हैं वो भारत के किसी भी, यानी कि भारत की जनता, राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी वो एक कंपनी के पास में वो शेयर आ जाएंगे, तो फिर 100% जो ऑनरशिप है वो इंडियन सिटीजन्स की हो जाएगी और वो कंपनी वो एक की श्रेणी में आ जाएगी। अब टॉपिक जो मैंने ले रखा है बेसिकली वो इसीलिए ले रखा है कि भाई देखिए, भारत को सोने की चिड़िया जो बनाना चाहते हैं, मेरा उनको साफ संदेश ये है कि भाई अगर आप अभी भी सोने की चिड़िया बनाओगे तो फिर कोई बाज आकर उस चिड़िया को नोच लेगा और उसको बर्बाद कर देगा और उसको मार देगा। सोने की चिड़िया बनने में सबसे बड़ा नुकसान यही है। तो इंस्टेड ऑफ सोने की चिड़िया के बनने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सोने का बाज बनिए। बाज आप बनेंगे तो जिस प्रकार पशुओं में जो सबसे शक्तिशाली होता है जानवर, वो शेर या सिंह होता है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो शेर के ऊपर कोई हाथ डाल सकता है क्या? अगर मानव की बात छोड़ दें तो शेर के ऊपर कोई हाथ डाल नहीं सकता है। उसी प्रकार पक्षियों में चिड़िया पर तो सभी हाथ डाल सकते हैं, चिड़ियों का तो कोई भी शिकार कर सकता है, लेकिन बाज का, चील का कोई शिकार नहीं करता, वो सबका शिकार करता है। तो अगर हमें बनना ही है तो हम सुपीरियर को ना बने। सुपर बनने से कोई बेनिफिट नहीं है, सुपीरियर बनने से बेनिफिट है। तो बनना है तो सोने की चिड़िया नहीं बनना, हमको भारत को सोने का बाज बनाना है। माने कल को जब भारत एक वैश्विक शक्ति बनने के रूप में अग्रसर होगा, डेफिनेटली अगर ये सारे जो रोड मैप है वो एक कंपनियों का, जूरी सिस्टम का, वोट वापसी का,
तो हम लोग को वैश्विक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको दुनिया पे राज करना है, मतलब भारत के लोगों को दुनिया पे राज करना है, ऐसा भारत के लोगों की मंशा नहीं है। हमारी मंशा सिर्फ ये होनी चाहिए कि हमारा पेट भर जाए, हमारे पड़ोसी का पेट भर जाए, हम आर्थिक रूप से संपन्न हों, हम सामरिक रूप से संपन्न हों, और फिर सबसे बड़ी बात कि कोई हम पे दादागिरी न कर पाए। ये इतनी सी बात हमारे को करनी। भाई देखो, हम भारतीय तो वैसे ही मतलब आप कह सकते हैं कि अपने आप में खुश रहने वाले आदमी, तो हम लोग को तो किसी दूसरे को गुलाम बनाने से क्या मतलब है। वो तो अभी ये चल पड़ा है थोड़ा बहुत चलन कि हम लोग घर में कुत्ते बिल्ली और ये पालने लग गए हैं। बाकी हम तो गाय पालने वाले लोग हैं, और गाय को भी माता के रूप में मानकर हम पूछते हैं। तो उसका तो दूध जो है वो प्रसाद के रूप में लेते हैं, मतलब पहले उसके बछड़े को हम फीड कराते हैं, और जो बाद में अगर कुछ प्रसाद बचता है तो उसका हम सेवन करते हैं। मतलब मैं कॉमर्शियली उत्पादन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, वो एक अलग चीज़ है। तो वापस मैं अपनी बात पर आता हूँ। मैं थोड़ा क्या है कि जल्दी बुढ़ जाता हूँ कहीं पर भी, तो इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स माई टेंडेंसी, मैं थोड़ा बहक जाता हूँ, है कोई नहीं। देखो, वही कंपनी की जो शर्त है कि कोई भी कंपनी वही कैसे बनेगी, वो मैंने आपको एक बार ब्रीफ में बता दिया है। अब वही जो कंपनियां हैं 100% पैटर्न तो हो गया भारतीयों के पास में, या एनआरआईज के पास में, या भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, या भारत के स्टेट गवर्नमेंट के पास में, या फिर कोई भी वही कंपनी अगर किसी कंपनी का 100% शेयर ऑन करती है तो वो वही कंपनी कहलाएगी। यानी कि वोली ऑन्ड इंडियन सिटीजन कंपनी अगर अस्तित्व में आती है तो उसका ये पैटर्न रहेगा। और उसके इस पैटर्न के बाद में करने क्या वाले हैं, तो करने वाले साहब ये हैं कि हम लोग जो है, जो सबसे छोटी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के काम आने वाली, वैसे तो कहते हैं कि सुई से लेकर हवाई जहाज, जो एक नॉर्मल लाइन है बोलने के लिए, तो मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि हम वही कंपनी खड़ी करके या वही कंपनियाँ खड़ी करके सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने तक का सारा काम हम खुद ही करना चाहते हैं। बात थोड़ी बड़ी नहीं होगी, सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने तक का काम। तो मैंने बोला ना भाई, जब बनना है तो सुपीरियर ही क्यों नहीं बनो, सुपीरियर ही बनो। सुपर बनने में क्या रखा है। जी हाँ, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने तक का काम खुद ही करना चाहते हैं। तो बोलोगे साहब सपने तो बड़े बड़े हैं, शेख चिल्ली जैसे, होगा कैसे। तो उसके लिए भी रोड मैप तैयार है। भाई देखिए, देश किसका है, देश हमारा है। मतलब हम अपनी दादागिरी कम से कम 32 लाख वर्ग किलोमीटर में तो चला ही सकते हैं ना। 32 लाख वर्ग किलोमीटर के बाहर में जो दादागिरी चलेगी, चाहे तो वो यूएसए चला ले या रशिया चला ले या पाकिस्तान चला ले, कोई भी चला ले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे घर में 32 लाख वर्ग किलोमीटर का मेरा देश है, जो मेरा घर है, उसमें तो कम से कम दादागिरी चलाने का अधिकार मुझे हो सकता है ना, कि उसमें भी मुझे दादागिरी करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। तो दादागिरी साहब ये करना चाहते हैं कि अगर मैं सुई बनाना चाहूँ तो भी मेरे देश में बनाऊँ, मैं सैटेलाइट बनाना चाहूँ तो भी मेरे देश में बनाऊँ। अगर किसी को पड़ोसी को कोई चाहिए मेरे से, तो भैया जो वो विदेशी मुद्रा होती है उसमें व्यापार कर ले, और वो विदेशी मुद्रा हमको डॉलर नहीं चाहिए तो हमारे से इंडियन रुपीज़ में व्यापार कर, ऐसा हम उनके सामने प्रस्ताव रखने वाले हैं। मतलब ठीक है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे जीवन काल में ये ना हो पाए, वो अलग बात है, लेकिन जब भी होगा तो सपना तो यही है, विचार में अपने देकर जाने वाला। तो हम सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने तक का जो भी काम है वो हम खुद करना चाहते हैं। तो मेरे बहुत सारे मित्र जो वीडियो देख रहे हैं वो शायद कमेंट करने से कतरा रहे हैं, और वो कमेंट मैं खुद उनकी तरफ से कर देना चाहता हूँ। वो कमेंट ये है कि भाई तरुण जी, आप सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने का काम खुद करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या लगता है आपको पता भी है? मतलब सुई बनाने में क्या लगता है, मैंने रॉ मटेरियल क्या लगता है, मैंने टेक्नोलॉजी क्या लगती है, कुछ पता है आपको? तो प्रिय मित्रों, मैं आपके सामने एक बात ये भी रखना चाहूँगा कि
सुई बनाने से लेकर सैटेलाइट बनाने तक में जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब लगभग भारत में मौजूद है। और अगर मौजूद नहीं है तो हम उनको बाहर से ख़रीद लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर अमेरिका को बर्गर बनाने के लिए या पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैदा की आवश्यकता होती है, या शिकागो में जो सबसे बड़ी मीट मंडी है अगर उसके लिए सोयाबीन की उसको ज़रूरत होती है, तो वो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश और अब तो महाराष्ट्र में भी जो बड़ी बेल्ट हो गई है सोयाबीन उत्पादन की, वहाँ पर वो उगाता है। उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में सोयाबीन का इंपोर्ट करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। तो हम जो भारतीय हैं वो सब लोग तो थोड़े से मूर्ख हैं, उन लोग को तो ऐसा पता है ही नहीं कि किसी भी काम को करने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए और किस प्रकार के उनको बंदों से गुजरना पड़ता है। तो ठीक है, ऐसा करने से हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो भाई प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर आपको कोई हेलीकॉप्टर बनाना है तो उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो भाई रॉ मटेरियल भारत में बहुत है। भारत में लोहे की खानें हैं, कोयले की खानें हैं, अबरक की खानें हैं, एल्युमिनियम की खानें हैं, और जो भी आपको रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो उसके लिए चाहिए वो हमारे पास में उपलब्ध है। तो रॉ मटेरियल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बात रही टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के लिए तो मेरे दोस्तों बात ऐसी है कि हम भारतीय अच्छे बिजनेसमैन हो ना हो, लेकिन हम अच्छे टेक्नोक्रेट्स ज़रूर हैं। टेक्नोक्रेट्स बोले तो मतलब आप बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लेके देख लो, चाहे वो सैटेलाइट बनाने में हो, चाहे रॉकेट बनाने में हो, चाहे ये गूगल जो भी आपका है अपना जो हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियंस जो हैं मतलब गुड़ में मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। मतलब एक अच्छा शब्द है, गुड़ में मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। तो हम भारतीय हर जगह हैं। हो सकता है मुझे मोबाइल बनाना टेक्नोलॉजी नहीं आती हो, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्रों को टेक्नोलॉजी आती है। तो जो वही कंपनियां होंगी, हम उसमें ऐसे टेक्नोक्रेट्स को हम जॉब ऑफ़र करेंगे, और जॉब ऑफ़र करेंगे तो सैलरी भी अच्छी खासी देंगे। और सैलरी के साथ साथ उनके सामने एक बड़ा जो ऑप्शन खुला हुआ है वो ये है कि वो वो एक कंपनी की हिस्सेदारी भी खरीद सकते हैं। माने अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो सिर्फ शौक़ के लिए काम करना चाहता है, तो शौक़ के लिए तो उसको फिर अर्निंग नहीं होगी, तो वो भारत की उस कंपनी की क्यों ना हिस्सेदारी खरीद ले, पार्टनरशिप खरीद ले, क्योंकि वो तो विनिवेशित हो चुकी है, पब्लिक लिमिटेड हो चुकी है। और जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो उसमें कोई भी अपनी पार्टनरशिप परचेस कर सकता है। वो एक आप लोगों को पता है वो शेयर पैटर्न किस प्रकार से खरीदते हैं शेयर और बेचते हैं, वो आप लोग को पता है। तो डिविडेंड आप लोगों को मिलेगा और सैलरी अगर आपको चाहिए तो फिर वो तो मिलेगी सही। तो टेक्नोलॉजी की एक जो बड़ी समस्या है उसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से किया जा सकता है कि आप खड़ी तो करो, मतलब कोई भी एक वही कंपनी अगर हम लेकर आएंगे, या भारत सरकार के मन में होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और नहीं होगा तो थोड़ा समय लगेगा। तो जैसे वही कंपनी आएगी तो एक बात तो मैं 100% कह सकता हूँ कि जिस भी टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो क्रीम माइंड है, टेक्नोलॉजी कहीं पर है नहीं, वो क्रीम माइंड्स में होती है। और मुझे इस बात का भी बखूबी पता है कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें उसका पेटेंट हो चुका है। आई एम 100% अवेयर ऑफ दिस। मतलब मैं अगर आज मान लीजिए कोई सुई बनाने की भी टेक्नोलॉजी है तो उसका भी पेटेंट हो रखा है, क्योंकि जो पेटेंट नाम का एक भूत आया ना, ये भूत ने क्या किया कि लोगों को अपने बस में करने के लिए ये जो पेटेंट कानून था अमेरिका का वो लेकर आने के बाद से ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि वो उसका एक मतलब मान लीजिए आप कि उन लोगों को अपने बाद भी कोई फ़ीस चाहिए थी तो वो ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने पेटेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया। लेकिन मेरे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आज रीबॉक के शूज़ कितनी पेटेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उसकी कॉपी ज़रूर मिलती है। मतलब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करने के बाद में, या हमारे यहाँ के जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग जानते हैं, मतलब इतने तो वो समझदार हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे बाईपास किया जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी जो हमारे साइंटिस्ट के या जो बाहर काम कर रहे हैं उन लोगों के दिमाग में है, क्योंकि ये पेपर तो ऐसा तो है लेकिन ये उन लोगों के दिमाग में भी है। तो उन चीज़ों को जब वो उनको पता लगेगा कि भारत में ऐसा
काम शुरू हो चुका है, तो वो खुद ही आ जाएंगे, मतलब उनको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि वो तो ऐसे आ जाए कि भाई अब तो हमको आगे का जो जीवन है वो भारत के लिए समर्पित करना है। अब तो बोलो सब बनाना क्या है, लाओ हम आपको हेलीकॉप्टर बनाए थे, लाओ मोबाइल बना के दे देते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम दे देते हैं। वो सिर्फ डरेंगे इस बात के कि हम ये जो पेटेंट नामक बीमारी, मतलब एक बड़ा चैलेंज है, उसका सामना कैसे करेंगे। तो उसका सामना करने के लिए हमारा जो लीगल एक डिपार्टमेंट रहेगा, या जो भारत के जो प्रबुद्ध वकील रहेंगे, तो उन लोगों को हम लोग को ऐसा तैयारी करके देनी पड़ेगी कि वो लोग जो ये पेटेंट वाला जो एक हिस्सा है, इससे निपटने की तैयारी कर लें। तो टेक्नोलॉजी लाना इज़ नॉट अ बिग समस्या, आई एम फुली कन्विंस्ड। और अगर समस्या है भी तो हम लोग उसको फिर भी यहाँ पर बनाने की या रिफॉर्म करने की या किसी न किसी प्रकार से उस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, और ये हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी समस्या का सामना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। हाँ, पेटेंट वाली एक समस्या है, उसको कैसे न कैसे करके दूर किया जाएगा, उसके बारे में अभी कंसर्न नहीं हूँ। तो जब हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जब हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तो फिर क्या हुआ, फिर बनाना ही है। और उसको बनाने के लिए हमको एक बार सेटअप करना है, मशीनरी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, या फिर जो साइंटिस्ट की जो फौज है, या जो क्रीम माइंड की जो फौज है, वो हमारे पास में आने के बाद में सिर्फ हमें एक बार एफर्ट लगाना है। एफर्ट लगाने के बाद में जब उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा उस चीज़ का, माने वो सुई से लेकर सेटेलाइट तक कुछ भी हो सकती है, चाहे सर्फ हो, चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, आपके दवाइयाँ हो, कुछ भी जो भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमें तो सुई से लेकर सेटेलाइट तक सब मैन्युफैक्चर करने का है। तो जब उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा तो वो चीज़ें अच्छी होंगी, वर्ल्ड क्लास होंगी। मतलब हमको बाहर तो भेजना है नहीं, वो अलग बात है कि कोई मांगे तो हम व्यापार करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन हमारे खुद की 137 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, तो यहीं पूरा हो जाए वही बड़ी बात है। मतलब अब ताज्जुब मानना कि बाहर की कंपनियां यहाँ पर आकर बना रही हैं तो उनको, और वो भी 1 2 10 20 50 कंपनियाँ नहीं हैं, मैं 69 कंपनीज़ के तो जो लिस्टेड हैं उनके आपको नाम बता सकता हूँ। मतलब कंपनियाँ पे आपको बताऊँ कैसे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब इतने टाइम से वो काम कर रही है कि उसको तो वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान यूनिलीवर बन के करती है, पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर बन के करती है, और वो कहीं दूसरी जगह होगी तो वहाँ पर वो यूनिलीवर बन के काम करेगी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोलगेट पामोलिव है, और मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेकर आना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि कोलगेट पामोलिव आपने सुना, इसके बाद में सिमंस हुई, सोनी हुई, इसके अलावा मोटोरोला हुई, मतलब आपको कितनी बड़ी कंपनियों के नाम आप सोच सकते हैं वो भारत में हैं, यहाँ पर रहकर उत्पादन कर रही हैं और उन चीज़ों को बाहर भेजकर पैसा कमा रही हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड करके है, ये अमेरिका की बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। ये जो लिकर हमारा एक पार्ट है, यानी कि जिसको मैं सीधी शब्दों में बोलता हूँ कि वो शराब के व्यवसाय में है, और इसके बड़े बड़े ब्रांड हैं। कई मित्र, मतलब थोड़ा इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि कई मित्र हो सकता है इन चीज़ों से परिचित हों। मैं कुछ ब्रांड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड वाइट, वेट 69, एंटीक्यूटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल नंबर 1, सेमनीफ्रॉनॉफ एंड कैप्टन मॉर्गन। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, डियाजियो नाम की एक कंपनी है, उसके ब्रांड्स हैं। ये डियाजियो को इसने ख़रीद लिया है। तो जितने भी ब्रांड्स थे ये सब यूनाइटेड स्पिरिट्स के हो चुके हैं, और इसका जो सारा पैसा है वो किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास में, यानी कि यूएसए। और इसका आपको एक रेवेन्यू में बताना चाहूँगा। इसका जो रेवेन्यू था लास्ट ईयर का, वो था लगभग 9,579 करोड़ रुपीज़, मतलब 9,500 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू था। और अगर आप इसके मार्केट कैपिटल की बात करें जो भारत में है, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, दैट इज़ 42,512 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी एक शराब की कंपनी है, यानी कि इतना तो हम 9,500 करोड़ का तो हम लोग सिर्फ शराब पी जाते हैं भारत में, क्योंकि उसका रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू मतलब जो उन्होंने बेचा, उससे जो पैसा कमाया वही रेवेन्यू है। मतलब मोटा मोटा मैं ये समझता हूँ, हालांकि अर्थशास्त्र की इतनी गहरी जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन फिर भी तो इसका जो रेवेन्यू है, आप उसी चीज़ से इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी कंपनी है।
उसके बाद में एक कंपनी है बॉश, BOSCH। ये कंपनी काम करती है हमारे यहाँ पर मोबिलिटी सॉल्यूशंस, जितने भी आपके गाड़ी में जो पुर्जे डलते हैं बहुत सारे, उसको बनाने का काम करती है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, ये इसमें काम करती है। तो ये जो है मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसका जो रेवेन्यू है वो 10,800 करोड़ के लगभग है। और मार्केट कैपिटल अगर आप देखें तो 43,725 करोड़ लास्ट ईयर का जो था वो लगभग इतना है इसका। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कंपनियाँ हैं ना, ये फॉरेन कंपनीज़ हैं। काम कहाँ कर रही हैं? भारत में कर रही हैं। इनकी मार्केट कैपिटल मतलब आप सिर्फ यूनाइटेड स्पिरिट्स और अगर बॉश की जोड़ लें तो 43,000 प्लस आपका 42,000 मतलब 80,000, यानी कि 1 लाख, मोटा मोटा 1 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैपिटल है वो सिर्फ इन दोनों कंपनियों का है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 कंपनियों के नाम लिए। अगर मान लीजिए ये कंपनियां कह दें कि हम तो काम बंद करके बाहर जाना चाहते हैं और हम अपनी सारी संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो फिर इनको 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, और वो भी किस में? वो करना पड़ेगा हमको डॉलर्स में। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर हम वही कंपनियों का निर्माण करते हैं, खुद भारत में ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही उपयोग करते हैं, तो इससे हम कितनी बड़ी कैपिटल को भारत में ही संरक्षित रखने के लिए लायबल हो जाएंगे। हम सुचारू रूप से समाधान कर लेंगे, हमारे जो पैसा बाहर जा रहा है उसको जाने से रोकने का। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो मैंने आपको एक कंपनी का नाम बताया, ये शराब बनाती है। शराब बनाने के लिए इसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो आपको पता है शराब किस चीज़ से बनती है। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो भारत में बहुत है। जो जौ होता है, जौ आपके मक्का है, आपके जो गेहूं का कुछ पार्ट होता है, वो चावल का कुछ पार्ट होता है, वो मतलब इन सब चीज़ों, ये रॉ मटेरियल है किसी भी लिकर बनाने के लिए। और हमारे यहाँ पर एक संस्था है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो बहुत मात्रा में खरीदी करती है इन सब चीज़ों की। और ख़रीदी करने के बाद में जब वो किसी काम नहीं आ पाता, या यूँ कहते हैं, मैंने कई बार सुना भी है कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया के FCI के गोदाम में तो माल सड़ता नहीं है, सड़ा दिया जाता है। और जब वो माल ख़राब हो जाता है या सड़ा दिया जाता है, तो इन यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इनको अच्छी प्रकार के जौ की आवश्यकता नहीं है, अच्छी प्रकार के मक्का की आवश्यकता नहीं है, इनको इसी प्रकार के जो है रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको भी वो जो है मतलब उसको सड़ाना है, मतलब उसका फर्मेंटेशन कराना है। तो जब वो उनको मिल जाता है तो इनको औने पौने दामों पर सरकार से ये रॉ मटेरियल खरीदने को मिल जाता है, और फिर उससे ये कमाते हैं, जो मैंने आपको बताया, 9,500 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू। इतना बड़ा रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं नाम मात्र की वजह से। और गवर्नमेंट इनको औने पौने दामों में ऐसी चीज़ें मुहैया करा देती है, क्योंकि वो सड़ रहा है, वो किसी काम का नहीं है, और उसको ऐसी कंपनियां ले लेती हैं। चलिए, मैं सरकार के किसी प्रकार के मंशा पर सवाल खड़े नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी उसी सरकार को वोट दिया हूं जो आज हमारे ऊपर रूल कर रही है। बट मेरा आपको इन दोनों कंपनी के बारे में बताने का एक ही उद्देश्य था कि हमारे जो, क्षमा कीजिए, यहाँ पर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, मैं